आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड कोरूटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली कोरूटीन क्या होता है? कोरूटीन का मतलब है कोऑपरेटिव फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस या ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो आपस में कोऑपरेट करते हैं उसे कहते हैं कोरूटीन। अब फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बना होता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं या फिर प्रोग्राम कहते हैं। इस एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। यहाँ पे ये एक फंक्शन है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जब हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोसेस बनाता है। हर प्रोसेस के पास अपना एक स्टैक, रजिस्टर्स और कोड होते हैं। अब किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए कई तरीके होते हैं। या तो उसे हम सिंगल थ्रेड या सिंगल प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस या फिर मल्टीपल थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है, हम कैसे चूज़ करें कि हम हमारी प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमारी इसी एग्जांपल को देखते हैं। इसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इनिशिएट व्यू, सेकेंड इंस्ट्रक्शन है अपडेट यूआई एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन है डू नेटवर्क कॉल। तो जनरली सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, जब पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद ही सेकेंड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेती है उसके बाद ही थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट करती है। लेकिन अगर इनमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाली है, तो जब तक वो कंप्लीट होगी उसके नीचे वाली सारी प्रोसेस वेट करती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे डू नेटवर्क कॉल, ये नेटवर्क कॉल इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाली है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होती नीचे की सारे इंस्ट्रक्शंस को वेट करना पड़ेगा, जिसके कारण एंड्रॉयड में अगर कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि मेन थ्रेड में ज़्यादा टाइम लगाती है, तो एंड्रॉयड में 5 सेकेंड से ज़्यादा होने पर ANR एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, जिसे कि सॉल्व करने के लिए हमें मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट का यूज़ करना चाहिए। अब मल्टी थ्रेडेड कैसे काम करता है? जनरली इसमें जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा टाइम लगाने वाली है उसके लिए हम एक नया थ्रेड बना देते हैं। तो अब ये इंस्ट्रक्शन पैरेलली, जैसे कि ये एग्जीक्यूट हो रही है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद अपडेट यूआई एग्जीक्यूट होगा, अपडेट यूआई के बाद सीधे अपडेट यूआई नेटवर्क कॉल भी स्टार्ट होगा, लेकिन वो डिफरेंट थ्रेड पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नेटवर्क कॉल कंप्लीट होगा वो नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने लगेंगी, बट इसके कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगी। इसके कंप्लीट होने से पहले भी ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो सकती हैं। इस तरीके से मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट टाइम भी सेव करता है और ANR एक्सेप्शंस को भी आने से रोकता है। अब हम इसे एंड्रॉयड के ऐप लॉन्च के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड थे ही तो फिर कोरूटीन आया ही क्यों। तो जनरली जब भी हम एक ऐप को लॉन्च करते हैं तो हमारा ऐप रन होता है और हर एक ऐप एज अ प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी ऐप को लॉन्च करते हैं तो वो एक मेन थ्रेड बनाता है। मेन थ्रेड में ऐप लॉन्च होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम UI थ्रेड भी करते हैं। अब हर एक मेन थ्रेड पे हम क्या क्या रन कर सकते हैं? जनरली UI इंटरेक्शंस रिलेटेड काम, जैसे कि बटन क्लिक वगैरह, या फिर स्मॉल ऑपरेशंस जैसे कि लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सब छोटे छोटे ऑपरेशंस हम इसमें कर सकते हैं मेन थ्रेड में। लेकिन जो लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस हैं जैसे कि नेटवर्क ऑपरेशन, फाइल अपलोड डाउनलोड, डेटाबेस क्वेरीज या इमेज लोडिंग, अगर हम इनको भी मेन थ्रेड पे करने लगेंगे जो कि ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो ये मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देंगी। इसके कारण UI थ्रेड या फिर मेन थ्रेड काफ़ी समय तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और ANR एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो हमें ये पता है क्योंकि ये लॉन्ग रनिंग प्रोसेस मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देती, इसलिए इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इस टेक्निक को यूज़ नहीं करना चाहिए लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस के लिए। तो हम इसके लिए क्या करें? हमने देखा कि हम मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। जैसे कि हर एक प्रोसेस के लिए हमने मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब भी हम मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है हर एक थ्रेड बनाने में। जब भी हम जितने भी थ्रेड्स बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी, उतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी तो उतना ही ज़्यादा हमारा ऐप स्लो हो जाएगा, तो जिसके कारण वो हमें आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो इसे भी रिकमेंडेड नहीं है कि हम किसी भी लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को बनाने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करें। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिला है थ्रू कोरूटीन। कोरूटीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक और थ्रेड हम बना सकते हैं जिसे वर्कर थ्रेड भी कहते हैं या फिर बैकग्राउंड थ्रेड। अब
सिर्फ एक थ्रेड में हम मल्टीपल कोरूटीन्स बना सकते हैं फॉर ईच बैकग्राउंड प्रोसेसेस। जैसे कि नेटवर्क ऑपरेशन के लिए एक कोरूटीन, फाइल अपलोड डाउनलोड के लिए डिफरेंट कोरूटीन बना सकते हैं, डेटाबेस के लिए डिफरेंट कोरूटीन बना सकते हैं, इमेज लोडिंग के लिए डिफरेंट कोरूटीन बना सकते हैं। अब ये सारे कोरूटीन थ्रेड के ही जैसे आपस में काम करते हैं, मतलब ये एक दूसरे से वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि थ्रेड कम्युनिकेट करता है, बट हाँ कोरूटीन थ्रेड नहीं है। अब इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि कोरूटीन थ्रेड नहीं है, ये थ्रेड के जैसे ही काम करता है बल्कि उससे बेहतर काम करता है। बट इसमें सबसे मेन एडवांटेज है कि ये सिंगल थ्रेड के मेमोरी का यूज़ करता है और जैसे कि इसने सिर्फ एक ही थ्रेड की मेमोरी यूज़ करके हम बहुत सारे कोरूटीन बना सकते हैं और ये सारे कोरूटीन आपस में कम्युनिकेट करके बहुत सारी बैकग्राउंड और लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। बट ये अब इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लोग आपस में ऐसे कम्युनिकेट करते हैं या कोऑपरेट करके कैसे लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं सस्पेंड फंक्शन। बेसिकली सारे कोरूटीन सस्पेंड फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सस्पेंड फंक्शन क्या होता है, जो कि किसी भी जैसे कोई भी एक कोरूटीन है जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर अगर वो किसी दूसरे प्रोसेस कोई जैसे कि फाइल अपलोड डाउनलोड या फिर डेटाबेस क्वेरी करने गया है, तो सस्पेंड फंक्शन उस प्रोसेस को, उस इंस्ट्रक्शन को रोक के दूसरे इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देता है इसी थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना। और जैसे कि ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है या फिर नेक्स्ट कोरूटीन भी बैकग्राउंड प्रोसेस में चल जाती है, तो ये पुराने कोरूटीन को फिर से रिज्यूम कर लेता है। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो टास्क हैं, अब हम इसे थ्रेड के थ्रू समझते हैं कि थ्रेड कैसे काम करेगा और कोरूटीन उन्हीं दो टास्क को कैसे काम करता है। दो जब जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक थ्रेड है और इसके पास दो टास्क हैं, दोनों बैकग्राउंड ऑपरेशन के टास्क हैं। तो एक थ्रेड क्या करेगा, सबसे पहले वो एक टास्क को स्टार्ट करेगा। जैसे कि वो बैकग्राउंड ऑपरेशन पे जाएगी तो ये थ्रेड यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। जब वो अपना बैकग्राउंड ऑपरेशन करके कंप्लीट होके वापस आएगी, जैसे कि एपीआई कॉल वगैरह या फिर डेटाबेस कॉल करके कंप्लीट आएगी, उसके बाद फिर से वो इस टास्क 1 को एग्जीक्यूट स्टार्ट करेगा और जैसे टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो फिर टास्क 2 स्टार्ट करेगा। जब टास्क 2 बैकग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाएगी उतनी देर फिर से ये थ्रेड ब्लॉक्ड रहेगा या आइडल रहेगा। जब टास्क 2 अपना बैकग्राउंड ऑपरेशन करके वापस आएगी उसके बाद फिर से ये रिज्यूम करके उसको कंप्लीट करेगा। लेकिन कोरूटीन कैसे काम करता है, जैसे इसमें एक ही थ्रेड है इसमें भी, लेकिन इसमें दो कोरूटीन बने हुए हैं, एक टास्क 1 का कोरूटीन, एक टास्क 2 का कोरूटीन। सबसे पहले इसमें हम टास्क 1 के कोरूटीन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। जब टास्क 1 का कोरूटीन बैकग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाता है तो ये थ्रेड यहाँ पे आइडल है, तो वो सोचता है कि मैं अभी आइडल हूँ, मेरे पास और कोई टास्क या कोरूटीन है तो मैं उसे स्टार्ट कर लेता हूँ और वो टास्क 2 के कोरूटीन को स्टार्ट कर लेता है। जैसे कि टास्क 2 का कोरूटीन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है यहाँ पे इसी थ्रेड में, जब देखता है कि टास्क 2 का कोरूटीन भी कुछ बैकग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो वो चेक करता है कि क्या टास्क 1 या फिर अदर कोरूटीन है जो कि कंप्लीट हो गया है। तो उसे दिखता है कि हाँ टास्क 1 का कोरूटीन बैकग्राउंड ऑपरेशन करके वापस आ गया है, तो फिर वो टास्क 1 के कोरूटीन को उसी स्टेट से जहाँ पे उसने छोड़ा था वहाँ से उसे आगे रिज्यूम करके फिर से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे टास्क 1 कंप्लीट होता है उसके बाद फिर से वो चेक करता है कि क्या टास्क 2 का बैकग्राउंड ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अगर वो हो गया होता है तो फिर टास्क 2 के कोरूटीन को फिर से स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से कोरूटीन एक ही थ्रेड को बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से बहुत कम समय में और कम मेमोरी यूज़ करके कंप्लीट करता है एज कम्पेयर टू थ्रेड। अब हम समझते हैं कि ये जो इसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया इस कोरूटीन ने, यहाँ पे जब ये बैकग्राउंड ऑपरेशन के लिए गया था तो कैसे सेकेंड कोरूटीन स्टार्ट हुआ और जब ये कंप्लीट हुआ तो कैसे सेकेंड कोरूटीन जब फर्स्ट टास्क कंप्लीट होने पे सेकेंड कोरूटीन कैसे स्टार्ट हुआ और वहीं से कैसे रिज्यूम हुआ। ये सब कुछ ये जो काम होता है इसे कहते हैं सस्पेंडिंग। बेसिकली कोरूटीन सस्पेंडिंग टेक्निक पे वर्क करता है और जब भी कोई एक कोरूटीन बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए जाता है तो उसे सस्पेंड फंक्शन का वो यूज़ करता है और उस कोरूटीन को वो सस्पेंड कर देता है। जब जैसे कि वो टास्क अपना बैकग्राउंड ऑपरेशन कंप्लीट करती है तो सस्पेंड फंक्शन वापस से उस कोरूटीन को वहीं से रिज्यूम करके आगे प्रोसेस स्टार्ट करता है। और जब ये जो स्टेट, हर कोरूटीन की कुछ स्टेट्स होती हैं, वो कोरूटीन के जो कि सस्पेंड फंक्शंस जो होते हैं वो उन स्टेट्स को बेसिकली कोरूटीन में ही, कोरूटीन का एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मेन फीचर कह सकते हैं होता है कि जो भी हमारे सस्पेंड फंक्शन होते हैं वो
हर नॉर्मल फंक्शन को तो कॉल कर सकते हैं, बट नॉर्मल फंक्शन किसी भी सस्पेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमारे प्रोग्राम में हम किसी सस्पेंड फंक्शन को, किसी कोरूटीन को कॉल करना है, मतलब कि वो सस्पेंड फंक्शन यूज़ करेगा। अब सस्पेंड फंक्शन को कॉल किससे करेंगे? हम सोचेंगे कि हम नॉर्मल फंक्शन से कॉल करें, लेकिन नॉर्मल फंक्शन किसी भी सस्पेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। तो हम किसी भी सस्पेंड फंक्शन को कॉल कैसे करें? तो सस्पेंड फंक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे सस्पेंड फंक्शन से ही कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी कोरूटीन से कॉल कर सकते हैं। तो अब हमने कोरूटीन बनाना कैसे है, या फिर कैसे सस्पेंड फंक्शन बनता है, वो देखते हैं। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली कोरूटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोरूटीन बनता किस किस चीज़ों से मिलके है। कोरूटीन बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है कोरूटीन स्कोप, एक होता है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट, फिर होता है कोरूटीन बिल्डर। कोरूटीन स्कोप यहाँ पे इस डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि ये एक कोरूटीन बना हुआ है, ठीक है। इस कोरूटीन में ये होता है, सबसे पहले होता है कोरूटीन स्कोप, उसके बाद होता है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ होता है कोरूटीन बिल्डर। इसके अंदर हम लिखते हैं अपना सस्पेंड फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे है फेच डेटा, और ये है नॉर्मल फंक्शन अपडेट यूआई। अब हम फिर से ये समझते हैं कि अब यहाँ कोरूटीन स्कोप कितना टाइप के होते हैं। बेसिकली कोरूटीन स्कोप यहाँ पे हमने दिए हुए हैं 5 टाइप्स के कोरूटीन स्कोप दिया हुआ है। पहला है ग्लोबल स्कोप, या फिर है मेन स्कोप, फिर होता है कोरूटीन स्कोप, लाइफ साइकिल स्कोप एंड व्यू मॉडल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है? जैसे कि हमारी कोई ऐसी प्रोसेस या ऐसा कोई फंक्शन है जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जबकि हमारा एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाए, उसके बावजूद वो काम करते रहे। इस टाइप की जब हमारे पास कुछ ऐसे टास्क होती हैं, बैकग्राउंड टास्क, जो एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, तो उसके लिए हम ग्लोबल स्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे कि ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसे हम फर्दर अभी आगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है मेन स्कोप। मेन स्कोप होता है जो कि मेन थ्रेड पे डिपेंड होता है। मतलब कि जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होता है, वो मेन थ्रेड पे लॉन्च होता है। जब हमारा एप्लीकेशन एंड होता है तो मेन थ्रेड बंद हो जाता है। तो जब हमें कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना होता है, बैकग्राउंड टास्क, जो कि एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जब एप्लीकेशन क्लोज होगा तो वो जॉब भी एंड हो जाएगा। तो हम उसके लिए, उस टाइप के टास्क के लिए मेन स्कोप वाला कोरूटीन यूज़ करते हैं। जब हमें ऐसा कोई टास्क कंप्लीट करना होता है जो कि एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। मतलब कि जब हमारी एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तब हमें कोई कोरूटीन स्टार्ट करना है, और जैसे वो एक्टिविटी या फ्रेगमेंट एंड होगा, वैसे ही वो स्कोप ख़त्म हो जाना चाहिए वो कोरूटीन का, तो हम लाइफ साइकिल स्कोप यूज़ करते हैं। जब हमें कोई ऐसा कोरूटीन बनाना है जो कि व्यू मॉडल की लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, तो हम व्यू मॉडल स्कोप यूज़ करते हैं। और जब हमें जब ऐसा कोई स्कोप बनाना हो, कोरूटीन बनाना है जो कि लाइफ साइकिल या फिर व्यू मॉडल के अलावा कोई और कहीं और से हम अपना कोरूटीन लॉन्च करना चाहते हैं, तो तब हम नॉर्मली कोरूटीन स्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट हुआ कोरूटीन स्कोप। अब इसके अंदर हम पास करते हैं कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। अब ये कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि मिलकर बना होता है डिस्पैचर, जॉब, एरर हैंडलर या फिर और कोरूटीन का नेम। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। अगर हम देते हैं डिस्पैचर, बेसिकली क्या होता है? डिस्पैचर जो होता है वो ये बताता है कि हमारा कोरूटीन जो है वो किस थ्रेड पे डिस्पैच होगा, मतलब किस टाइप के थ्रेड पे उसे एग्जीक्यूट करना है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के डिस्पैचर होते हैं। नेक्स्ट होता है जॉब। जॉब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोरूटीन की लाइफ साइकिल से। इसके भी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं कि अभी हमारा कोरूटीन कौन सी स्टेट में है, एक्टिव है, कैंसल्ड है। तो ये सारी जो ये पैरामीटर होता है वो जॉब का होता है। फिर एरर हैंडलर होता है, ये थ्रो करता है कोरूटीन के एक्सेप्शंस को। और नेम एक नेक्स्ट कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि कोरूटीन का नेम डिफाइन यहाँ पे किया जा सकता है। ये सारे पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। नेक्स्ट होता है कोरूटीन बिल्डर।
बेसिकली जब भी हमें कोई कोरूटीन बनाना होता है तो कोरूटीन बिल्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए बेसिकली हम 3 टाइप के पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। या तो हम लॉन्च के थ्रू किसी कोरूटीन को बना सकते हैं, या असिंक के थ्रू, या फिर रन ब्लॉकिंग के थ्रू। तो हम लॉन्च या फिर असिंक या रन ब्लॉकिंग इनमें से किसको कब यूज़ करना है उसे देखते हैं। लॉन्च जब भी हमें कोई कोरूटीन बनाना है लेकिन वो कोरूटीन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सपोज आप कोई API कॉल करना चाहते हो, कोई बैकग्राउंड कोई किसी API को हिट मारना चाहते हैं लेकिन वो API कुछ रिस्पांस नहीं करती, तो हम उसे लॉन्च के थ्रू कोरूटीन बना सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसी API या फिर ऐसा ऑपरेशन करना है जो कि कुछ रिटर्न करता है, तब हम असिंक का यूज़ करते हैं। असिंक बेसिकली डिफर्ड ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जिसमें हम अवेट मेथड को कॉल करके उसके जो भी रिटर्न वैल्यू है उसे निकाल लेते हैं। लास्ट होता है रन ब्लॉकिंग। रन ब्लॉकिंग के थ्रू जब भी हम किसी कोरूटीन को क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है हमारे थ्रेड को, करंट थ्रेड को। तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है बेसिकली प्रोडक्शन कोडिंग के लिए। जनरली फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग के टाइम हम रन ब्लॉकिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सस्पेंड फंक्शन काम कर रहा है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, ये एक मेथड है जो कि सस्पेंड मेथड है, सस्पेंड फंक्शन है, डू समथिंग। इसके अंदर हमने ग्लोबल स्कोप के थ्रू हमने कोरूटीन बनाया हुआ है। ग्लोबल स्कोप एंड डॉट लॉन्च एक कोरूटीन बिल्डर है। तो इसका मतलब ये अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है और ये ग्लोबल स्कोप है। मतलब ये कि एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल से बाहर है ये। इवन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा तब भी ये स्कोप अलाइव रहेगा जब तक कि अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉन्ग रनिंग प्रोसेस के लिए डिले दिया हुआ है 1000 मतलब 1 सेकेंड का। ठीक है, तो अब जब हम इसे कैसे, ये डू समथिंग मतलब ये सस्पेंड फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे। इसे कॉल करने के लिए या तो हमें किसी दूसरे सस्पेंड फंक्शन के अंदर से इसे कॉल कर सकते हैं या फिर किसी कोरूटीन के थ्रू। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा कोरूटीन बनाया है ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर से हमने इस सस्पेंड फंक्शन को कॉल किया है। तो बेसिकली कोरूटीन कैसे बनता है, कोरूटीन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्कोप देना पड़ता है। इसमें हम कोई भी स्कोप दे सकते हैं, कोरूटीन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, मेन स्कोप, जो लाइफ साइकिल स्कोप या फिर फ्यू मॉडल स्कोप, इनमें से हम किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर होता है इसके अंदर पैरामीटर में जाता है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट जो कि ऑप्शनल है। इसमें हम डिस्पैचर देते हैं जो कि ये दिखाता है कि हमारा कोरूटीन किस टाइप के थ्रेड पे एग्जीक्यूट होने वाला है या डिस्पैच होने वाला है। फिर यहाँ पे हम जॉब देते हैं जो कि कोरूटीन के स्टेट्स को बेसिकली मेंटेन रखती है। फिर यहाँ पे होता है लॉन्च, ये है लॉन्च या फिर असिंक या फिर रन ब्लॉकिंग, तीनों में हम किसी को भी दे सकते हैं। ये है कोरूटीन बिल्डर। लॉन्च का यूज़ होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोरूटीन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तब हम सीधे लॉन्च के थ्रू कोरूटीन क्रिएट करते हैं। असिंक का यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा कोरूटीन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। और रन ब्लॉकिंग जनरली फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम अपना एक नॉर्मल मेथड या सस्पेंड मेथड दोनों दिया जा सकता है। ये है नॉर्मल रेगुलर फंक्शन, ये है एक सस्पेंडिंग फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन लॉन्च एंड असिंक। बेसिकली हमने देखा था कि लॉन्च एंड असिंक दोनों ही बिल्डर हैं, कोरूटीन बिल्डर हैं। ठीक है, तो लॉन्च का यूज़ हम कब करते हैं, लॉन्च जनरली कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इट्स लाइक फायर एंड फॉरगेट, आप फायर करो और भूल जाओ। लॉन्च रिटर्न क्या करता है, जनरली लॉन्च जो है जब भी हम किसी कोरूटीन को बनाते हैं और वो एक जॉब रिटर्न करता है, जॉब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है करंट थ्रेड पे। ठीक है, तो अब असिंक क्या होता है, असिंक रिटर्न करता है एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो जब हमें ऐसी कोई टास्क परफॉर्म करनी है जो कि कुछ रिटर्न करती है तो हम असिंक के थ्रू अपना कोरूटीन बनाएंगे, वो एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। अब डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक अवेट मेथड को कॉल करेंगे जो कि उस वैल्यू को जो भी हमें रिटर्न चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करके हम दे देती है। अब दोनों में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, बेसिकली लॉन्च के अंदर हमें जो जॉब मिलती है रिटर्न, जब भी हम कोरूटीन बनाते हैं तो स्कोप के थ्रू हमें जॉब मिलता है, नॉर्मल जॉब इंस्टेंस। अब ये जॉब के थ्रू हम डॉट जॉइन मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद ही दूसरे इंस्ट्रक्शन
फॉल हो, इवन इन लॉन्च, भले वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, स्टिल हम चाहते हैं कि जब हमारी ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए कोरूटीन वाली, उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो हम जॉब डॉट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे करंट थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्च कभी भी थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसे ब्लॉक करें तो हम उसमें जॉब डॉट ज्वाइन करके उस अपने करंट थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। और उसी तरीके से असिंक जो है, उसमें जो ये अवेट मेथड है जो कि डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाता है, ये हमेशा ही करंट थ्रेड को ब्लॉक करता है जब तक कि हमें कुछ भी रिटर्न ना मिल जाए, या तो रिजल्ट या फिर कोई एक्सेप्शन, तब तक वो ऑटोमेटिकली करंट थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। यही डिफरेंस होता है। ये ऑटोमेटिकली अवेट मेथड जब तक हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता उसे ब्लॉक करता है करंट थ्रेड को, और इसे हम ऑटोमेटिकली ये नहीं करता। अगर हम करंट थ्रेड को ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो हमें जॉब डॉट जॉइंट मेथड यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस है व्हाट इज़ द ग्लोबल स्कोप एंड मेन स्कोप में डिफरेंस क्या होता है। हमने देखा था ग्लोबल स्कोप जो होता है कि वो कब तक एग्जीक्यूट होता है, इवन एप्लीकेशन फिनिश्ड हो जाता है तब भी हमारा ग्लोबल स्कोप अलाइव रहता है। जैसे कि हमने कोई ऐसा कोई रूटीन स्टार्ट किया है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन एप्लीकेशन क्लोज हो गया लेकिन अभी तक वो कोरूटीन क्लोज नहीं हुआ है, तब भी वो चलते रहेगा। और मेन स्कोप अगर एप्लीकेशन क्लोज हुआ है तो वो कोरूटीन एंड हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जब जैसे कि मान लो हमने कोई कोरूटीन स्टार्ट किया है फ्रॉम अपने कोड से, किसी एक्टिविटी से या कहीं से भी स्टार्ट किया है यूजिंग ग्लोबल स्कोप, तो वो कोरूटीन उस कोड के सारे रिसोर्सेज को, वेरिएबल्स को, सबको यूज़ कर रहा है। जब हम अपना ऐप को क्लोज कर देते हैं, ऐप तो फिनिश हो गया, इवन आफ्टर दैट वो कोरूटीन उसी एक्टिविटी या फिर उसी कोड के रिसोर्स को यूज़ करने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमें मेमोरी लीक एक्सेप्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हमारा ऐप जो है अनएक्सपेक्टेड बिहेव करने लगता है, या फिर मेमोरी लीक का इशू आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ग्लोबल स्कोप जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हम मेन स्कोप यूज़ कर सकते हैं, जो कि जब एप्लीकेशन क्लोज होता है तो मेन स्कोप पे मतलब हमारा वो जो कोरूटीन है जो मेन स्कोप के अंदर है वो भी क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है कि जॉब क्या होती है। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे डिस्पैचर के अंदर एक डिस्पैचर होता है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट में, एक होता है जॉब। तो ये जॉब क्या होती है, जब भी हम कोरूटीन को क्रिएट करते हैं कोरूटीन स्कोप, तो ये जॉब इंस्टेंस रिटर्न करता है। तो जॉब होता क्या है, बेसिकली जॉब जो है वो उसके कुछ स्टेट्स होते हैं, ठीक है। हम किसी भी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कैंसिल, चेक, ये सब बेसिकली जब कोई कोरूटीन बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमने कोरूटीन बना रहे हैं, कोरूटीन स्कोप, इसके अंदर डिस्पैचर दिया और डॉट लॉन्च मेथड कॉल किया, तो ये रिटर्न करेगा जॉब को। जॉब रिटर्न का होता है और वो बेसिकली मेंटेन करता है किसी भी कोरूटीन के स्टेट को, कि अभी कोरूटीन कौन से स्टेट में, स्टार्ट है, पॉज है, कैंसिल है, किस स्टेट में है। इसके बेसिकली हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, और बट हम इन स्टेट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास इन स्टेट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ और चीज़, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इज़ एक्टिव, इज़ कैंसल्ड या इज़ कम्प्लीटेड। तो जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि हमारा जब भी हम कोई रूटीन को स्टार्ट करते हैं तो वो न्यू स्टेट में होता है, जब उसके आगे जाता है तो वो एक्टिव स्टेट में होता है। जैसे कि फिर हम जॉब डॉट कंप्लीट कॉल करते हैं तो वो कंप्लीटिंग स्टेट में आता है। जैसे वो अब किसी जॉब के अंदर बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक जॉब क्रिएट हुआ, एक कोरूटीन क्रिएट हुआ, स्कोप। अब इस स्कोप के अंदर फिर से यहाँ पे नया कोरूटीन स्टार्ट हुआ है, ये एक नया कोरूटीन स्टार्ट हुआ है। तो ये कोरूटीन क्या है, इस कोरूटीन का चाइल्ड है, ठीक है। तो अब जॉब में एक फीचर होता है कि जब भी जो भी ये पेरेंट और चाइल्ड हायरार्की पे बेस्ड होता है, अगर कोई भी एक चाइल्ड या कोई भी एक पेरेंट जैसे कि फिनिश होता है या कंप्लीट होता है या फिर कैंसिल होता है, तो उसके अंदर के सारे चाइल्ड भी कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक चाइल्ड अगर कैंसिल हुआ, नॉर्मल अगर वो अपना टास्क कंप्लीट करके कैंसिल हुआ है तो कुछ नहीं होता पेरेंट को। लेकिन अगर कोई चाइल्ड कोई एक्सेप्शन के थ्रू कैंसिल होता है, या अगर उसने कैंसिलेशन एक्सेप्शन या फिर कुछ और एक्सेप्शन आया है उसमें, तो फिर पेरेंट भी कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया है और हमें यहाँ पे हम कॉल करते हैं कंप्लीट, तो ये पहले चेक करता है कि
उस किसी भी कोरूटीन के अंदर के सारे चाइल्ड भी कंप्लीट हुए हैं कि नहीं। जब तक सारे चाइल्ड कंप्लीट होते हैं तभी वो नेक्स्ट स्टेट मतलब कंप्लीटेड स्टेट में भेजता है। अगर नहीं हुए हैं और हम बीच में किसी ने कैंसिल या फेल कॉल कर दिया है तो वो चेक करता है कि उसी के अंदर के सारे चाइल्ड, किसी पर्टिकुलर पेरेंट कोरूटीन के अंदर के जितने भी चाइल्ड कोरूटीन है वो कैंसिल हुए हैं या नहीं। पहले उनको कैंसिल करेगा, जब वो कैंसिल हो जाते हैं, सारे चाइल्ड भी कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद ही वो फिनिश कॉल करता है और फिर उसके बाद कंप्लीट कोरूटीन विथ पेरेंट एंड चाइल्ड वो कंप्लीटेड इस कंप्लीटेड जो है वो फॉल्स होता है एंड इस कैंसल्ड ट्रू हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि डिस्पैचर क्या होता है। डिस्पैचर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर, इनपुट आउटपुट डिस्पैचर, मेन डिस्पैचर, अनकन्फाइंड डिस्पैचर, न्यू थ्रेड डिस्पैचर एंड सिंगल थ्रेड डिस्पैचर। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई ऐसा कोरूटीन हमें रन करना है जो कि सिर्फ CPU इंटेंसिव टास्क को लेता है, मतलब लाइट वेटेड टास्क, जैसे कि मान लो शॉर्टिंग करना है किसी लिस्ट को, पार्सिंग करना है जेसन को, डिफ्यूटल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस टाइप की ऑपरेशंस हैं जो कि सिंगल थ्रेड पे हम सेम थ्रेड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे कोरूटीन भी बना सकते हैं। तो उस टाइप के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिस्पैचर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई प्रोसेस टास्क एग्जीक्यूट करनी है जो कि बैकग्राउंड ऑपरेशंस लेती है या हैवी ऑपरेशंस जैसे कि नेटवर्क कॉल, फाइल ऑपरेशन, तो इसके लिए हमें मेन थ्रेड पे हम ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दूसरा थ्रेड चाहिए। तो इन्हें हम एग्जीक्यूट करने के लिए IO डिस्पैचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन डिस्पैचर क्या होता है, जब ऐसे ऑपरेशंस जो हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली चाहते हैं कि वो मेन थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट हो, उसके लिए मेन डिस्पैचर यूज़ करते हैं। जैसे कि API, जब कोई API ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा UI अपडेट हो जाए, तो ये अपडेट UI ऑपरेशन है जो कि मेन थ्रेड पे ही होना चाहिए। तो इस टाइप के ऑपरेशंस को हमें कंप्लीट करने के लिए, या फिर अपडेट करना है लाइव डेटा को, या फिर हमें कोई सस्पेंड फंक्शंस को कॉल करना है, इस टाइप के ऑपरेशन हम मेन डिस्पैचर पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा कोरूटीन सेम ही थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम अनकन्फाइंड डिस्पैचर का यूज़ करते हैं। अगर इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें कोई अपने कोरूटीन को किसी डिफरेंट थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना होता है, जो करंट थ्रेड पे उस पर नहीं, किसी भी डिफरेंट थ्रेड पे, तो हम न्यू थ्रेड डिस्पैचर बनाते हैं जिसके थ्रू वो एक नया कोरूटीन जो जिसमें वो हमारा कोरूटीन है वो एक नया थ्रेड पे बनाएगा और उसी में वो एग्जीक्यूट होगा। सिंगल थ्रेड डिस्पैचर, इसका मतलब होता है कि जो कोरूटीन है वो सिर्फ एक सिंगल थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि वो स्विच नहीं करेगा इन मल्टीपल थ्रेड्स। इसे तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोरूटीन थ्रेड नहीं है, बट वो थ्रेड के ही जैसे काम करता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है और इफ़िशिएंटली बिहेव करता है। कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड प्रोसेसेस को, लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट करने की इफ़िशिएंसी कोरूटीन हमें प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड में यूजिंग सस्पेंड फंक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़, और आपके पास अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।